गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतः केंद्रित घनीय जालक में संकुलन क्षमता की गणना करेंगे। अंतः केंद्रित घनीय जालक जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें इस घनीय जालक में अवयवी कण जो होते हैं वो कोनों के अतिरिक्त एक अवयवी कण या परमाणु बिल्कुल मध्य में भी एकक कोशिका के स्थित होता है। इसको हम एक और चित्र की सहायता से हम समझेंगे कि जैसे ये एक घनी कोशिका ये बनी हुई है, इसका हम विकर्ण देखें तो पाएंगे कि एक परमाणु इसमें एक कोने पर स्थित है, उसकी त्रिज्या, और एक और परमाणु जो दूसरे कोने पर विकर्ण के स्थित है उसकी त्रिज्या, और जो मध्य में जो एक परमाणु उपस्थित है उसका पूरा व्यास, यानी कि दो त्रिज्याएं एक दूसरे के सीधे संपर्क में है, पूरे विकर्ण पर स्थित है। और घन के विकर्ण के लिए अगर हम किसी भी घन का विकर्ण निकालते हैं उसका सूत्र होता है √3a। और इस चित्र की सहायता से हम देखेंगे कि ये विकर्ण जो है, विकर्ण किसके बराबर है, आर के टर्म्स में देखेंगे। आर जहाँ परमाणु की त्रिज्या है तो √3a यानी कि घन का विकर्ण किसके बराबर होगा, r + 2r + r, क्योंकि ये सभी परमाणु आपस में एक दूसरे के संपर्क में विकर्ण पर स्थित हैं। इसके द्वारा अगर हम a की गणना करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, 2r + r + r यानी कि 4r, और ये √3 इस तरफ आ जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, घन के कोर की जो लंबाई है वो a बराबर 4/√3 हो जाएगी। और चूंकि हम जानते हैं कि अंतः केंद्रित जालक में परमाणुओं की जो अध्यारोपित परमाणु होते हैं उनकी संख्या केवल 2 होती है। वैसे तो लैटिस बिंदु जो यानी कि जालक बिंदु 9 है, किंतु अगर हम उनकी गणना करते हैं कि 8 × 1/8 तो एक परमाणु और एक परमाणु केंद्र में, तो कुल परमाणु की संख्या जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि अध्यारोपित परमाणु की संख्या कितनी आएगी, वास्तव में 2 आएगी। एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन अगर हम निकालेंगे तो चूंकि 2 परमाणु है तो एक गोले का आयतन हमने जैसे कल भी पढ़ा था 4/3 πr³ होगा, तो 2 गोले का आयतन कितना होगा, 2 × 4/3 πr³, क्योंकि परमाणु को हम यहाँ पर गोले के रूप में ही देख पा रहे हैं। अब घनी एकक कोष्ठिका का आयतन निकालना है a³, क्योंकि घनी एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होगा, a गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि एक कोर की लंबाई a है तो a³ हो गया। अब a के स्थान पे हम इसके लिए जो हमने निकाला है a बराबर 4r/√3, हमने देखा था कल हमने a की टर्म्स कुछ और निकाली थी, आज हमने अंतः केंद्रित में जब निकाला है तो a की टर्म्स कुछ और निकली है। a का मान 4r/√3 निकला है, जिसको हम यहाँ पर रख देंगे। 4r/√3 इसका क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब क्या हो गया, 4 × 4 × 4 हो गया, r³ हो गया, और √3 का जो क्यूब है 3/√3 हो जाएगा। इसको हम करेंगे तो a³ बराबर क्या आ जाएगा, 64r³/3√3। अब हम इसकी संकुलन क्षमता की गणना के लिए जैसे हमने कल लगाया था, परमाणुओं द्वारा अध्यासित आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन × 100। अब हमें पता है कि चूंकि अंतः केंद्रित में 2 परमाणु होते हैं तो 4 × 4/3 πr³ जो कि हमने अभी निकाला था वो रख दिया यहाँ पर हमने, और बटे एकक कोष्ठिका का आयतन वही a³ होता है। और a³ का मान अभी हमने कैलकुलेट करके r के टर्म्स में अभी निकाला है, उसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो इन दोनों को इस प्रकार से रखेंगे, × 100 कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे, आप खुद भी कैलकुलेट कीजिएगा इसको थोड़ा सा उसमें। तो आप देखिए 2 × 4, पाई का मान 22/7 रखा, 22/7, ठीक है, और r³ ये रखा हुआ है, और नीचे था क्या, ये 3 जो है वो नीचे चला गया, 64 नीचे ही था, ये 64 हो गया, r³ यहीं पर हो गया, ये 22/7 यानी पाई का मान रखा था तो 22 ऊपर रखा, 7 नीचे आ गया, और जो ये 3/√3 था वो वापस ऊपर चला गया, 3/√3 आ गया। इसको जब हम काटेंगे बार बार, r से r³ से r³ कट जाएगा, इसी तरह से और टर्म्स कट जाएंगी, तो हमें मिलेगा 11√3 / 4 × 7 × 100। हम √3 का मान 1.732 रखेंगे, क्योंकि √3 का मान जो है लॉग टेबल में और रूट टेबल में जो है 1.732 होता है। ये आप लोग गणित के बच्चे जानते होंगे और बायो वाले भी याद कर लें इसको, √3 के स्थान पर 1.732 रखना है। इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो हमारे संकुलन क्षमता आएगी 68%। आपने देखा था कि कल जो हमने निकाली थी उसमें 52.38% आई थी, मगर अंतः केंद्रित में चूंकि एक परमाणु बिल्कुल सेंटर में उपस्थित है, इस वजह से इसकी संकुलन क्षमता यानी कि इसमें जो स्थान जो घेरा हुआ है इसके द्वारा अंतः केंद्रित में वो 68% है, यानी कि एकक कोष्ठिका में 68% जो स्थान है वो घिरा हुआ है परमाणुओं के द्वारा, बाकी स्थान रिक्त है, यानी कि 32% स्थान खाली है
और 68% जो है वो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन है। 68% इसका क्या है, घिरा हुआ परमाणुओं द्वारा अध्यासित परसेंटेज है। इसको संकलन क्षमता या पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं।